Dear students, this is Shivam Vishwakarma, and today we are moving on to the next topic of the chapter 1 life process, that is respiration. So today we will talk about this life process and very necessary life process that is important to get energy and as well as to maintain the all the physiological process in body in continuous. So we will start from the overview. We'll take an overview of this module, that what should we have to cover under this topic. Then first we have to cover the introduction of the topic, then process of respiration, then breathing, what is breathing and how it is involved under this respiration, and types of cellular respiration and their functions, and various path of breaking down of glucose. Glucose is the stored food material, how we break down in different using different pathways. Okay, then co-products of the respiration. Now then lactic acid and production in muscles, lactic acid production in muscle we will study. Then respiration in plants, and after that respiration in microorganism, then respiration in aquatic organism, and lastly we would learn about how respiration takes place in most developed uh, uh, creature in this world, that is the human being. So now स्टार्ट फ्रॉम दी व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या है रेस्पिरेशन, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, हाँ, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जिसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है रिजर्व फूड मटेरियल का। आपने न्यूट्रिशन वाले मॉड्यूल में देखा था कैसे हमने फूड को च्यू किया, देन डाइजेस्ट किया, देन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो वाया ब्लड के थ्रू कहाँ चले गया, पूरे वेरियस डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स में चला गया। तो सेल्स में जाने के बाद वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ द न्यूट्रिशन इज टू bring about the energy in the body to do the various metabolic activities in the body. So जो भी हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करती है, हम चल पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम बात कर पाते हैं, हमको जो भी ये चलने बैठने और डेली जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जो एनर्जी होती है वो फूड से मिलती तो है, लेकिन फूड जो है स्टोर हो जाता है जाके हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स में। बट उसको जब एनर्जी जब निकालना है तो वो क्या करता है, वो फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ब्रेक डाउन होना पड़ता है, और उस ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। So in the presence of oxygen takes place in order to they get the energy in living system is called respiration. जो एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है, जो सेल्स में, टिश्यू में, वो हमारी, आपने पढ़ा होगा एक सेल ऑर्गेनाल होता है, लास्ट टाइम आपने पढ़ा है सेल ऑर्गेनाल के बारे में। सेल ऑर्गेनाल आपको अगर याद होगा शायद, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को वहाँ पे एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। अगर मैं आपको बता दूं एटीपी क्या है, तो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और वो करेंसी ऑफ एनर्जी है। करेंसी ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए करेंसी क्या है, रुपीज़ है, रुपया है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी सेल के लिए जो एनर्जी है, जो अमाउंट में स्टोर होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को हम कैसे समझेंगे? एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, इट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, this is the only gaseous exchange, not the complete respiration. Okay, the scientific meaning of respiration is complex rather than the it involves the combination of two processes. First is gaseous exchange and second is breakdown of simple food. Okay, ये दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है रेस्पिरेशन। तो गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इस फोटो को कंसंट्रेट करेंगे ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं। सो ये लंग्स है हमारे, ठीक है, दिस इज लंग्स, दिस इज आर लंग्स। देन लंग्स में क्या होता है,
ऊपर से हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करने के बाद हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन जो है वो फिर मिक्स हो जाती है किसके साथ, हमारी रेड ब्लड के साथ, क्योंकि हमको पता है जो आरबीसी है, आरबीसी का मेन फंक्शन ही है टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेल्स। फिर वो आरबीसी कहाँ टेक करके लेके जाती है, ऑर्गन्स तक लेके जाती है, ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजन चली जाती है, ऑर्गन्स टिश्यू सेल्स में, वहां पे उसका काम हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद उसमें बनते हैं सब प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, को प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के साथ, और फिर वो वापस इनटेक कहाँ करके ले जाती है, टेक करके कहाँ ले जाती है, लंग्स में, और लंग्स से वापस रिलीज होते हैं। इस तरीके का जो गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी में, ठीक है, ये जो है पहली प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज की। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। सेकेंड चीज, सेकेंड थिंग होता है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ ऑर्गन के अंदर जो होता है। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम डिटेल में देखें तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी और ईच सेल ऑफ द बॉडी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे क्या होता है, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें ग्लूकोज को, अभी मैं इसको और डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ग्लूकोज को सिंपल प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं और उससे निकलती है एटीपी एनर्जी, और उस एटीपी एनर्जी को स्टोर क्या कहाँ किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और फिर उस स्टोर्ड एनर्जी को हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं बॉडी के अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से उसके साइड प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी निकल रहे हैं, ये को प्रोडक्ट्स हैं दोनों, ठीक है। तो ये था आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और फर्स्ट वाला था गैसियस एक्सचेंज। तो ये दो पार्ट हमने देखा, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट, मूविंग इनटू द नेक्स्ट, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, ठीक है, दैट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअली हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं, जब ब्रीद इन करते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं, तो एक्चुअली आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो अबाउट 21% है। ये कम भी हो सकता है, जैसे कि आप माउंटेन या हिली रीजन्स पे चले जाएं, लाइक आप लेह लद्दाख ऐसे जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन सफ़र करना पड़ती है। हाइपोक्सिया कंडीशन यानी आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपका दम फूलने लगता है, आप लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब आप बहुत लंबा एथलेटिक या मैराथन रेस में दौड़ रहे होते हैं, उस तरीके जो आपको उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइप का आपको वहाँ पे नॉर्मल चलने पे लगता है, ठीक है। तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो एक्चुअली 21% जाती है, उस 21% को ही एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी रहती है उसके पास स्पेसिफिक कैपेसिटी रहती है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्पेशली डिजाइंड होता है फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है अपने साथ, ठीक है। एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है वहां से, और इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स है, नेजल एक्टिविटी, फेरिंग्स, और ये सब सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों होता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने पहले भी बताया कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है और वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। पायरुवेट के बाद अगर वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है और बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, इस साइड पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज पहले चेंज हुआ ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट में, पायरुवेट से फिर वो चला गया अगर साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ बिना ऑक्सीजन के अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। तो आइदर उससे लैक्टिक एसिड बनता है या फिर उससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये फर्स्ट साइड था। सेकेंड साइड, अगर वो
पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के में चला जाता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने की वजह से वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड टाइम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक साइकिल होती है जिसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। इसको हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में डिटेल में। ठीक है, और फिर वहाँ से जो बनता है वहाँ पे उसका जो सब प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये दो टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, फर्स्ट इज एनारोबिक एंड सेकेंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका ग्लूकोज के वेरियस पाथवेज हैं जिसमें हम ग्लूकोज को अलग अलग पाथवे से कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कि ये कैसे होता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखते जाएंगे, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, आप देखेंगे तो होता है C6H12NO6। ओके, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि जो पायरुवेट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, और एनर्जी थोड़ी से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ना अब ये अलग अलग पाथवेज में जा सकता है। फर्स्ट, अगर जैसे यीस्ट होता है, बैक्टीरिया, यीस्ट एक फंगस है उसमें होता है, तो यीस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसका फर्मेंटेशन होता है तो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और एनर्जी बनती है। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C2H5NOH। ये आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे एथेनॉल का फॉर्मूला। ओके, नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, तब फर्स्ट वाली कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही क्या थी, एब्सेंट थी। सेकेंड वाली कंडीशन में थोड़ा कम है, ऑक्सीजन एब्सेंट तो है लेकिन थोड़ा कम है लेवल। ठीक है, तब क्या बनता है, हम जैसे हमारी मसल सेल, हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम उतना ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ कर पाते जितना हमको चाहिए है, तो बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक इज एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। सो अभी इसका मैं रीजन बताऊंगा फिर लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है। ठीक है, नाउ थर्ड में हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पूरा ऑक्सीजन प्रेजेंस है, अभी तक हम देख रहे थे ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब क्या होता है, तब होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी मिलती है हमको। और एनर्जी आपको कितनी होती है पता है, मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी जो है वो एक अमाउंट में प्रोड्यूस होती है जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जिसको एटीपी बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बाकी इन दोनों में 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ। तो ऑक्सीजन सीवियरली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ ये हमको पूरा वेरियस पाथ ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज समझ में आ गया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज के क्या क्या सब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, को प्रोडक्ट्स तो अलग अलग पायरुविक एसिड से कई इस पे कई काम होते, कई चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर कुछ ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म, जैसे एक प्रोपिनोबैक्टीरियम है, प्रोपिनियाई बैक्टीरियम है, तो उससे प्रोपिनोइक एसिड बनता है, उसी के नाम पे बैक्टीरिया का नाम, तो इससे बनता है स्विस चीज़। लैक्टिक एसिड बनता है तो उससे हमारा चीज़, योगर्ट, सोया सॉस, ये सब बनता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है सेक्रोमाइसिस, तो इससे बनता है CO2, एथेनॉल, ये वाले प्रोडक्ट्स, इथेनॉल, वाइन, बियर, ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, उससे बनता है एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, ये सब केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इस्चरेशिया और एसिटोबैक्टर है, उससे हमारे बनते हैं एसिटिक एसिड और विनेगर वाले प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन के और अलग अलग एनिमल, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कोऑपरेशन से बनते हैं। नाउ व्हाई डू वी फील पेन आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज, जब भी हम
बहुत बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते हैं या चढ़ते हैं हम, जब एक सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में चले जाते हैं एक साथ बिना रुके, तो हम एकदम से पेन फील होता है हमारी मसल्स में, है ना। एथलीट जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि उनको ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसको कैपेबल बना लिया रहता है बॉडी को, जिसको हम स्टेमिना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इंसान को अगर हम बहुत लंबा उसको 1 आध किलोमीटर दौड़ा दे, तो फिर वो उसके बाद वो दौड़ने लायक नहीं बचता है एक्चुअली। सो ऐसा क्यों होता है कि हमारी मसल्स जो है फील करती है पेन को? तो उसके लिए रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में भी जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है हमारी मसल सेल में, वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप की, मतलब लेस ऑक्सीजन में। जो सेकंड वाला हमने देखा था, तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से वो लैक्टिक एसिड पेन कॉज करता है हमारी बॉडी में। लेकिन ये ठीक भी हो जाता है खुद से, अगर आप हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं या नॉर्मली मसाज ले लेते हैं या ऐसी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वापस से रिड्यूस हो जाता है या चल खत्म हो जाता है, वापस से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ यू गेट यू हाउ डू यू फील पेन इन योर बॉडी व्हेन यू डूइंग सम हैवी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। नाउ अब थोड़ा सा प्लांट में देख लेते हैं रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है। तो प्लांट तो एक्चुअली दो टाइप की चीज़ें करते हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस, मैंने न्यूट्रिशन वाले उसमें मॉड्यूल में आपको क्लियर किया है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। रेस्पिरेशन भी करते हैं, जो स्टोर्ड फूड रहता है उसको एनर्जी को सस्टेन करने के लिए वो ज़्यादातर डे में तो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड रहते हैं, रेस्पिरेशन कम होता है। लेकिन रात में जैसा कि कोई लाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, उस समय वो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन कैसा होता है? इसमें भी गैसेस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू, है ना। इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 आल्सो थ्रू द स्टोमेटा। डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। बट रात में क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो पाती है। उसके जगह पे वो भी क्या यूज़ करती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई स्पेशल मीन्स तो नहीं है ट्रांसपोर्ट करने का गैस में, जैसे कि हमारे में क्या ब्लड है, जो ब्लड जो है गैस को ट्रांसफर करती है पूरा साथ में, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो गैसेस जो मूव करती है प्लांट में वो ज़्यादातर डिफ्यूजन के थ्रू करती है। मैंने डिफ्यूजन आपको बताया है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल फ्रीली इनटू द फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, तो उसी को बोलते हैं। तो ऐसे ही डिफ्यूजन के थ्रू पूरे प्लांट में ये जाता है, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिलीज हो जाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इसके बाद रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तो हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे चीज़ें देखी कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं और को प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का इतना ज़्यादा, इवन जो हम घर पे जो इडली डोसा बनाते हैं उसमें भी फर्मेंटेशन का बहुत रहता है। हम क्या करते हैं, बैटर जब हम बनाते हैं इडली डोसा का, तो हम एक दिन पहले उसको क्या करके रखते हैं, रात में या प्रोबेबली 6 घंटे पहले हम उसको ईस्ट पाउडर डाल के और उसको बेक वो करते हैं, ताकि उसमें जो पफी जो आता है, जो इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में हमारी मदर्स बोलती है खमीर उठता है। तो खमीर कैसे उठता है? वो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी प्रोसेस करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तब भी वो हो पाता है उतना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन एक अमीबा में दिखा है। अमीबा में वही सिंपली डिफ्यूजन होता है। अमीबा वाटर सरफेस पे रहता है, तो वहाँ की ऑक्सीजन को सिंपली अपनी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर लेता है अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ वो नहीं रहता, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन ही इसमें वर्क करता है रेस्पिरेशन के लिए। नाउ रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है? तो हम हमारे सबके बहुतों के घर पे, हमारे घर पे एक्वेरियम है। आपने देखा है कि एक्वेरियम में हमको फिश के लिए एक बबलर लगाना पड़ता है। बबलर इट मीन्स जो बबल इस एयर क्या बोल सकते हैं, एयर बबल जो स्प्रे करता है वो। क्यों? क्योंकि एयर की मिक्सिंग होती रहनी चाहिए। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एयर खुद ही मिक्स हो जाती है, जैसे झरने हैं नदी के, तो वो गिरते हैं, फॉल वाटरफॉल हो रहा है या पॉन्ड वाटर है, तो खुद अल्टीमेटली मिक्स हो जाते हैं। बट अगर आपको जैसे कि अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में आप फिश वगैरह रखे हैं, तो आपको उसके लिए उसमें एयर मिक्स करना होता है। तो डिजॉल्व एयर से क्योंकि वो लेते हैं। अब डिजॉल्व एयर को कैसे लेते होंगे, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है उनका फिश का, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लिटिल बेयर विथ मी।
ओके नाउ, तो ये क्या करती है फिश, आपने देखा होगा कि ऑपरकुलम एक्टिविटी करती है। ऑपरकुलम मतलब क्या होता है, इसका जो साइड वाला ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑपरकुलम। ठीक है, ये ऑपरकुलम है। ऑपरकुलम को वो बार बार फ्लैप करती रहती है, और माउथ की भी, माउथ ओपनिंग एक्टिविटी भी करती रहती है साथ में। तो माउथ से क्या करती है, वो वाटर अंदर लेती है। ठीक है, वाटर अंदर जाता है प्रेशर से, और फिर वो गिल स्लिट से वाटर प्रेशर के साथ बाहर होता है। ये है गिल स्लिट, दिख रहा है आपको, एकदम ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर पूरा ऐसा मिक्स होके बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या होता है कि वहां पे ब्लड वेसल्स है, तो वो जो ऑक्सीजन उस पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एयर गल्पिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन को चली जाती है और पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर हो जाती है। और वैसे ही CO2 जो है उसी में गिल स्लिट से वो CO2 पास हो जाती है, तो CO2 वो रिमूव कर देती है और ऑक्सीजन वो इनटेक कर लेती है। तो इस तरीके से फिश में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का रिलीज जो है वो कवर हो जाता है। और एनिमल्स है जैसे कि कॉकरोच होते हैं, उनमें टैक्रिया होते हैं, यानी बॉडी के टैक्रिया के थ्रू लेते हैं। जैसे फ्रॉग देखेंगे तो वो स्किन के थ्रू, उसकी जो स्किन होती है। अर्थवॉर्म भी, अभी बारिश का समय, आप जनरली मिट्टी में देखते हैं जो अर्थवॉर्म होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केचुआ। तो वो केचुआ क्या करता है, स्किन से जो डिजोल्व कर लेता है ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो इस तरीके का गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत सारे अलग अलग होते हैं। और हायर एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग है, उसमें तो ऐसा नहीं होता, स्किन और गिल्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं लंग्स। प्रॉपर वो इनहेल करता है, ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है, पूरा होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता सकता हूँ आपको, एयर गल्पिंग एक्टिविटी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप लोग में से कुछ लोगों के घर में एक्वेरियम होगा, तो आप अपना ब्रीदिंग रेट, यानी आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक फिश को आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी एयर गल्पिंग यानी कितने बार वो माउथ ओपन करती है और बंद करती है, अगर आप काउंट कर पाए तो एक डेटा बनाइए जिसमें आप लिखिए एक तरफ कि हाउ मेनी टाइम्स फिश ओपन एंड क्लोजेस देयर माउथ एंड हाउ मेनी टाइम्स वी ब्रीद इन अ मिनट। तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए रिलेटिवली, आप देखिए फिर रिजल्ट की क्या आता है, किसकी एयर गल्पिंग एक्टिविटी ज्यादा, आपकी या फिश की। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है छोटा सा, इफ यू वांट टू डू सो। ओके नाउ, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग अब देखते हैं, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का। रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बीइंग में एक वेल डेवलप सिस्टम होता है, लंग्स होते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, राइट लंग, लेफ्ट लंग, फिर बीच में हार्ट भी है। तो उसके वजह से जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा सप्रेस हो गया, हार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड होता है, टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। हार्ट एक्चुअली सेंटर में होता है बट टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है नाउ, सो एक वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स बोलते हैं। तो वो लैरिंग्स क्या करता है, जिससे हमारी वॉइस निकलती है, वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं हम। तो ये जब हम छोटे होते हैं, यानी अडल्ट मेल में ऐसा देखा गया है कि जब वॉइस बॉक्स मतलब जो होता है बिफोर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब जो एडोलोसेंस के पहले तक के जो है वो दोनों मेल एंड फीमेल में सेम होता है। लेकिन बाद में जो बॉयज में वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रोट्यूड हो जाता है, यानी वो एडम्स एप्पल बन जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो लो पिच साउंड हो जाती है, हाई पिच नहीं होती, थोड़ी सी आवाज़ जो है वो लो पिच साउंड, जैसे कि थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं उसको, मोटी हो जाती है आवाज़। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच इज अल्टर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्पीच। तो हम क्या करते हैं, जो वॉइस अंदर से आती है उसको फिर स्पीच के थ्रू, यानी कि हमारा बकल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड लिप से उसको एक शेप दे देते हैं। ठीक है नाउ, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे लिटिल बेयर विथ मी। ओके नाउ, स्टार्ट फ्रॉम द नेजल कैविटी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में, वो एक पैसेज होता है जो फ्रेश एयर जो है अंदर जाती है बाहर से और लंग्स में चली जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, बहुत सारे नॉस्ट्रिल होते हैं 2 यहाँ पे आपको। ठीक है, नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल कैविटी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है ओरल कैविटी से सेपरेट रहती है एक बोनी प्लेट से, जिसको हम पैलेट बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां से नीचे अगर जाएंगे तो लैरिंग्स अभी मैंने डिस्कस किया। देन टैक्रिया होती है, टैक्रिया एक जो है
पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैंने आपको एक कार्टिलेजिनस फ्लैप के बारे में बताया था न्यूट्रिशन पढ़ाते समय, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग, एपिग्लॉटिस, तो उसके बारे में आपने सुना है। ठीक है, नाउ एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? फूड को जाने से रोकता है उसके ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, ब्रोंकस जो होता है ये यहाँ पे जाती है ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस के बाद वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जाने के बाद हार्ट मतलब लंग्स के अलग अलग उसमें चले जाते हैं, लंग्स के अलग अलग पार्ट्स में, और छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती है। फिर ब्रांचेस कहाँ जाके ओपन होती है? ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर आखिरी में जाके जिसको हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा जो आर्टरीज है वहाँ जाके बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है। ठीक है, अभी हम उसको आगे देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है एल्वियोलस का। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई। तो ये लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है। इसके अंदर देखेंगे ये बबल, जैसे मैंने बताया था बलून लाइक आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? एल्वियोलस है। ठीक है, और इसके अंदर ही बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ही आप देखेंगे, यस, हाँ, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें वो जाती है। यस, जो एल्वियोलस होता है उसके अंदर डेंस फाइबर ऑफ कैपिलरीज होती है। ठीक है, कैपिलरीज बहुत सारी जाती है, उसमें आर्टरीज वेन्स दोनों होती है। तो जिससे क्या होता है? आर्टरीज जो है वो ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है कहाँ पे? पूरे बॉडी पार्ट में, और जो वेन्स है वहाँ पे लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन होता है। नाउ यू गेट इनटू द हाउ गैसेस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी हम ब्रीथ करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये हम देखते हैं। ये हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक कैविटी होती है, जब ये जो कैविटी हो रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, या फिर इसको चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, यानी सांस जब अंदर लेते हैं, तो प्लूरल कैविटी क्या होती है? एक्सपांड होती है। ठीक है, यानी बढ़ती है प्लूरल कैविटी, और जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो प्लूरल कैविटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो डायफ्राम है वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा मैकेनिज्म, मस्कुलर मूवमेंट चलता है। ठीक है, नाउ थोड़े से फैक्ट स्टडी कर लेते हैं, सॉरी, पहले हम स्टडी कर लेते हैं एक्सचेंज इन गैसेज इन टिश्यूज। तो टिश्यूज में कैसा होता है? जब ब्लड पूरा टिश्यू तक कैरी होता है और सेल्स तक कैरी होता है, तो ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो डी अटैच होकर हीमोग्लोबिन से टिश्यू में चली जाती है, और वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और रिलीज ऑफ CO2, H2O और ATP रिलीज होता है। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे कैसे ये लंग्स में दिखाया एक्चुअली, कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड हो रही है एल्वियोलर कैविटी में, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है वहाँ से। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा के साथ, और कैसे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी कैसे ऑक्सीजनेटेड आरबीसी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। नाउ थोड़े से फैक्ट स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी थोड़े अमेजिंग भी हो सकते हैं फैक्ट्स, ये आप जानते भी होंगे पहले से। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? मतलब इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय आवर सेंसियस, मतलब सेंस कुछ हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, बट रेट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी हमको कब ज्यादा तेजी सांस लेनी है, कब कम धीमे या नॉर्मल हम ले सकते हैं, तो ये कंट्रोल होता है हमारे एक ब्रेन से। ठीक है, नाउ एवरेज रेट है ब्रीदिंग का नॉर्मल एडल्ट मैन में वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 15 to 18 टाइम्स हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट। ठीक है, आप खुद काउंट करके देख सकते हैं आप कितने बार ब्रीथ कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, या हो सकता है आप साइकिल चला के आइए उसके बाद एक बार ब्रीथ कीजिए कितना हो रहा है देख लीजिए, फिर एक बार घर पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते ब्रीदिंग काउंट नोट कीजिए। तो अलग अलग एक्टिविटी पे आप नोट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेट कैन बी इंक्रीज एट अ टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका रेट जो है ब्रीदिंग का वो बढ़ जाता है। ये तो आपको नॉर्मली भी पता है, 20 to 25 मिनट टाइम्स पर मिनट हो जाता है। अब एक बार पूरा प्रोसेस को हम समरी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक लगभग एंड तक पहुंच गया है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद
हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी जगह, ठीक है। डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन तक गया और इंटेस्टाइन होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया। फिर वहां क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन अभी आपने देखा कैसे आई, ठीक है, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी टिश्यू तक पहुंचती है, बॉडी टिश्यू से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चली जाती है, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलस में ऑक्सीजन उसमें मिक्स होते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी सेल्स में जाके वही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि कैसे हमको फूड से एनर्जी मिलती है। और रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सांस लेना या छोड़ देना, यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, उससे कहीं ज़्यादा है रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे ही बात हो रही है एनर्जी की निकालने की, ठीक है। So now thank you for watching this video. I hope many of your doubt has been clear through this video. And if any doubt is persistent after the watching this video, you can simply message me personally and you can ask your doubts and make important notes from the video, and I'll send some PDF also after this video. So solve this question in your fair biology copy, and thank you. Have a nice day.